बिल्कुल। लेकिन यकीन मानिए, भारत में अंग्रेजों की बनाई इन नहरों की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें पैसा है, सियासत है, अकाल का ड्रामा है और एक ऐसी विरासत है जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कॉलोनियल इंडियाज इरिगेशन सिस्टम, पॉलिसी, फैमिन एंड इम्पैक्ट शीर्षक वाले एक विस्तृत विश्लेषण से लिए गए हैं। और ये सिर्फ ईंट और गारे की कहानी नहीं है, नहीं, ये इरादों और नतीजों की कहानी है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि नहरें कैसे बनी, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े सिंचाई नेटवर्कों में से एक को बनाने के पीछे की असली सोच क्या थी। क्या ये सिर्फ मुनाफे का खेल था, अकाल से बचाने की एक नेक कोशिश, या फिर अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। और इसकी जड़ में एक बहुत बड़ा एक विरोधाभास है। इस पूरे सिस्टम के दो इंजन थे जो इसे एक साथ खींच रहे थे। दो इंजन? हाँ, एक तरफ था शुद्ध आर्थिक लालच, जमीन से ज्यादा लगान वसूलना, कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा देना ताकि मैनचेस्टर की मिलें चलती रहें। और दूसरा इंजन क्या था? दूसरा इंजन था डर, बार बार पड़ने वाले अकालों का डर, जिससे लाखों लोग मरते थे और जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी और कह सकते हैं विद्रोह का कारण बन सकता था। तो एक तरफ मुनाफा, दूसरी तरफ सियासी स्थिरता। बिल्कुल। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चली, यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर, तब तो उनका एक ही मकसद था, पैसा, पैसा और बस पैसा। हाँ, तब तक सोच बहुत सीधी थी। सिंचाई का मतलब था बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना, और उपजाऊ जमीन का मतलब था ज्यादा लगान। एकदम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1854 में खुली ऊपरी गंगा नहर। उसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से इसी सोच पर आधारित था कि इससे इतना राजस्व आएगा कि औपनिवेशिक नौकरशाही का खर्च आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। 1837 में एक भयानक अकाल पड़ा। मुझे लगता है कि इसने अंग्रेजों की सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, उस अकाल में उन्हें एक नया सबक सिखाया, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। उन्होंने देखा कि जिन इलाकों में थोड़ा बहुत सिंचाई का इंतजाम था, वहाँ अकाल का असर कम हुआ। इससे उन्हें एक आर्थिक फॉर्मूला मिल गया कि नहरें सिर्फ पैसा कमाती नहीं हैं, बल्कि अकाल राहत पर होने वाले सरकारी खर्च को भी नाटकीय रूप से कम करती हैं। ये तो कमाल की बात है। एक भयानक त्रासदी जिसमें लाखों लोग मारे गए, वो अंग्रेजों के लिए एक तरह से एक बिजनेस केस बन गया कि नहरों में पैसा लगाना क्यों जरूरी है। हाँ, ये सोचने का तरीका ही कितना ठंडा और हिसाब किताब वाला लगता है ना। बिल्कुल। यही औपनिवेशिक सोच थी और इसी सोच को 1858 में स्ट्रैची कमेटी ने एक सरकारी नीति बना दिया। उन्होंने सभी सरकारी कामों को दो साफ हिस्सों में बांट दिया। अच्छा। एक स्टेट वर्क्स जो लाभकारी नहीं थे, जैसे कि सरकारी दफ्तर, और दूसरे वर्क्स ऑफ इंटरनल इम्प्रूवमेंट, यानी आंतरिक सुधार के काम, जिनमें नहरें और रेलवे शामिल थे और जिनसे मुनाफे की उम्मीद की जाती थी। हाँ, और सिंचाई प्रोजेक्ट्स को सीधे सीधे दूसरी यानी लाभकारी श्रेणी में डाल दिया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर नहर पर एक प्रेशर था कि उसे अपनी लागत निकालनी है और फायदा कमा कर देना है। बिल्कुल। इस एक वर्गीकरण ने आने वाले कई दशकों की पूरी सिंचाई योजना को आकार दे दिया। अब इंजीनियर सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि पानी कैसे पहुंचाना है, बल्कि ये भी सोचते थे कि इसे ऐसे कैसे डिजाइन किया जाए कि एक सफल बिजनेस बन सके। फिर 1857 का विद्रोह हुआ, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। मुझे लगता है इसके बाद तो हालात बदले होंगे। बदले, लेकिन शायद फिर से वैसे नहीं जैसे हम उम्मीद करते हैं। विद्रोह के बाद नहरों के निर्माण में सरकारी निवेश असल में तेजी से बढ़ा। एक मिनट, लेकिन अभी तो हमने बात की कि गंगा नहर जैसी बड़ी परियोजनाएं भी उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं कमा पा रही थी। तो फिर अचानक क्राउन ने इसमें और पैसा क्यों झोंकना शुरू कर दिया? ये तो एक घाटे का सौदा लग रहा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आर्थिक रूप से ये घाटे का सौदा लग रहा था, लेकिन राजनीतिक रूप से ये जरूरी हो गया था। अच्छा। 1857 ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि भारत पर शासन करना कितना मुश्किल हो सकता है। अब सिंचाई सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं थी, बल्कि राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने का एक औजार भी थी। कि एक खुशहाल किसान विद्रोह नहीं करेगा, ये सोच थी। बिल्कुल। इसीलिए लंदन से सार्वजनिक कर्ज लेने की मंजूरी मिली और भारत में नहरों का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन क्या ये नई नहरें उम्मीद के मुताबिक फायदेमंद साबित हुई? प्रणाली भी अपने राजस्व के लक्ष्यों से मीलों पीछे थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? प्रशासन ने तो खलबली मच गई होगी। हाँ, एक बड़ी और गंभीर बहस छिड़ गई। इंजीनियरों के डिजाइन पर सवाल उठे, पानी के बंटवारे के तरीकों पर और पूरे वित्तीय मॉडल पर ही सवाल उठने लगे। इसी बहस का नतीजा था 1864 में गंगा नहर का एक बड़ा पुनरुद्धार या रीमॉडलिंग का काम। ये सिर्फ मरम्मत का काम था या कुछ और भी? नहीं, ये इंजीनियरिंग की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था।
इसका मकसद था नहर की अत्यधिक ढलान को ठीक करना, जिससे मिट्टी का कटाव रुक सके, पानी के वितरण को ज्यादा वैज्ञानिक बनाना और उसकी क्षमता भी बढ़ाना। हाँ, उसकी क्षमता को बढ़ाकर 6,750 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड तक ले जाना। 6,750 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसका अंदाजा कैसे लगाएं? अंदाजा लगाने के लिए ये समझ लीजिए कि ये इतना पानी है कि इससे हर सेकंड एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का लगभग आधा हिस्सा भर सकता है। बाप रे। ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग अपग्रेड था। इसके तहत लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी छोटी नहरों यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी विस्तार किया गया। ये तो हुई सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं की बात, लेकिन इन नहरों के आने से पहले क्या लोग अपनी जमीनें खाली छोड़ देते थे? सिंचाई का कोई अपना देसी तरीका नहीं था क्या? बहुत अच्छा सवाल है। असल में इन विशाल नहरों के समानांतर एक और दुनिया चल रही थी। मतलब? 1861 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 70,000 पक्के और 2,80,000 कच्चे कुएं थे। इतने सारे? हाँ, और ये सब मिलकर लगभग 15 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करते थे। ये उस समय की कुल सिंचित भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। राज्य के इन विशाल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये छोटी निजी सिंचाई व्यवस्था हमेशा से भारत की कृषि की रीढ़ रही है। और फिर आए 1860 और 70 के दशक के सूखे और अकाल। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये एक बड़ा मोड़ थे, खासतौर पर 1877-78 का भीषण अकाल। कहते हैं उसमें 13 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, असल संख्या शायद कहीं ज्यादा थी। इस तबाही ने अंग्रेजों को अपनी नीति पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने साफ कर दिया कि सिर्फ मुनाफे पर आधारित सिंचाई नीति नाकाफी है। नाकाफी ही नहीं, राजनीतिक रूप से बहुत खतरनाक भी। इसी के बाद दो तरह के प्रोजेक्ट्स का जन्म हुआ, जिनकी परिभाषा बहुत साफ थी। पहली थी प्रोडक्टिव वर्क्स यानी लाभकारी परियोजनाएं। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनसे एक न्यूनतम वित्तीय लाभ की उम्मीद की जाती थी। ये आमतौर पर उपजाऊ इलाकों में बनाई जाती थी, जहाँ नकदी फसलें उग सकें। और दूसरी थी प्रोटेक्टिव वर्क्स यानी सुरक्षात्मक परियोजनाएं। ये भले ही आर्थिक रूप से घाटे में रहें, लेकिन इन्हें मानवीय और राजनीतिक आधार पर सही ठहराया गया। इनका मकसद था सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सुरक्षित करना और अकाल से पैदा होने वाले सामाजिक विद्रोह को रोकना। बिल्कुल। 1874 में खुली आगरा नहर इसी नई सोच का एक बड़ा प्रतीक थी। तो अंग्रेजों ने ये मान लिया था कि कुछ जगहों पर पैसा डुबाना पड़ेगा ताकि शासन बचा रहे। हाँ बिल्कुल। और फिर आया 1880 का अकाल आयोग, जिसे फेमिन कमीशन भी कहते हैं। ये इस कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ था। कैसे? इस आयोग ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह कहा कि नहरों का मूल्य सिर्फ उनके बही खातों के मुनाफे से नहीं आंका जाना चाहिए। अच्छा। उनका असली मूल्य जाने बचाने, सरकारी लगान को स्थिर रखने और अकाल राहत पर होने वाली लागत को कम करने में है। इसने सिंचाई को एक सार्वजनिक भलाई के रूप में स्थापित किया, न कि सिर्फ एक मुनाफे के काम के तौर पर। 1880 के बाद इस नई सोच के तहत सिंचाई में भारी निवेश हुआ। अगले लगभग 20 सालों में करीब 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसी दौरान भारत की पहली स्पष्ट रूप से प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक नहर बनाई गई। 1881 में बेतवा नहर। ये सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए थी, है ना? हाँ, जहाँ बार बार सूखा पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में ये नहर आर्थिक रूप से घाटे में थी, जैसा कि उम्मीद थी। लेकिन बाद में वहाँ के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भी लाभकारी बन गई। हाँ, और इससे एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है कि प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव के बीच की रेखा कई बार जमीन पर धुंधली हो सकती थी। बिल्कुल, एक सुरक्षात्मक प्रोजेक्ट भी हालात बदलने पर लाभकारी बन सकता था। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक और चीज थी जो अंग्रेजों के लिए नहरों से भी ज्यादा जरूरी हो गई। रेलवे। हाँ, रेलवे। रेलवे पर ज्यादा से ज्यादा सरकारी और निजी निवेश होने लगा। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, रेलवे से वित्तीय रिटर्न की गारंटी थी और दूसरा, उसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। सेना और सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बिल्कुल। इस वजह से सिंचाई के लिए, खासकर सूखाग्रस्त जिलों में सुरक्षात्मक प्रोजेक्ट्स के लिए धन और ध्यान दोनों कम हो गए। और आखिरकार 1896-97 के भयानक सूखे और फिर 1903 के सिंचाई आयोग ने इस लगभग 50 साल की बहस को एक अंतिम रूप दिया। ये आयोग, जो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन के तहत बना था, दशकों के अनुभव का निचोड़ था। इसने एक बहुत ही व्यवहारिक और दोहरी रणनीति को संस्थागत बनाया, जिसे ड्यूअल ट्रैक स्ट्रेटजी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। क्या थी ये दोहरी रणनीति? बहुत सीधी सी। पहला, उपजाऊ इलाकों में बड़ी लाभकारी सरकारी नहरें बनाई जाएंगी जो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और दूसरा, सूखाग्रस्त इलाकों में छोटी
प्रोटेक्टिव परियोजनाएं बनाई जाएंगी। जिन्हें सरकार और निजी दोनों की मदद से चलाया जाएगा। हाँ, खासकर कुओं को बढ़ावा देकर। ये दिलचस्प है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी नहरें बनाने के बाद सरकार ने वापस कुओं की अहमियत को पहचाना। उन्होंने जमीनी हकीकत को पहचाना। 1901 तक भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा निजी स्रोतों से आता था और उसमें से भी आधा सिर्फ कुओं से। अच्छा, आयोग ने माना कि हर जगह विशाल नहरें बनाना संभव नहीं है और स्थानीय समाधानों को भी बढ़ावा देना होगा। तो अब सबसे बड़े सवाल पे आते हैं। इन नहरों, नीतियों और करोड़ों रुपयों के निवेश का आम लोगों के जीवन पर, जमीन पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा और कई तरह का था। सबसे पहले तो खेतों में फसलें बदल गईं। कैसे? नहरों के आने से गेहूं, गन्ना और कपास जैसी नगदी फसलों को जबरदस्त बढ़ावा मिला। गेहूं का उत्पादन, निर्यात और स्थानीय शहरी खपत दोनों के लिए बढ़ गया। नहरों ने किसानों को पहली बार सीधे शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ दिया। सुनने में तो ये किसानों के लिए अच्छा लगता है। मतलब ज्यादा पैसा, बेहतर जिंदगी। हाँ और ना, जिन किसानों की जमीन अच्छी थी और जिन्हें पानी मिला उन्हें फायदा हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। वो क्या? अनाज जैसे बाजरा और ज्वार का रकबा कम हो गया। इससे किसान खाने के लिए भी बाजार पर निर्भर हो गए। और पानी के बंटवारे का क्या? क्या सबको बराबर पानी मिलता था? यहीं पर सामाजिक दरारें और गहरी हो गईं। सोचिए, एक गांव है जहां नहर का पानी पहली बार पहुंचा है। जो प्रभावशाली जमींदार है, उसका खेत नहर के मुहाने यानी आउटलेट के पास है। वो तो सारा पानी ले लेगा। हाँ, वो और उसके लोग पानी पर कब्जा कर लेते हैं। और जो छोटा किसान है, जिसकी जमीन नहर की पूंछ पर है, उस तक पानी पहुंचते पहुंचते या तो खत्म हो जाता है या उसे पानी के लिए जमींदार की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मतलब कागज पर पानी सबके लिए था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। बिल्कुल। इस नई व्यवस्था ने गांव के अंदर की ऊंच नीच को और भी पक्का कर दिया। और फिर आता है पर्यावरणीय प्रभाव। हाँ, जिसकी उस समय काफी हद तक अनदेखी की गई। औपनिवेशिक नहरों के अवैज्ञानिक डिजाइन के कारण बड़े पैमाने पर जल भराव यानी वाटर लॉगिंग और मिट्टी में खारापन बढ़ने यानी सैलिनिटी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हुई। बिल्कुल। कई जगहों पर नहरों ने प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों को रोक दिया, जिससे जमीनें दलदली और बेकार हो गईं। ये औपनिवेशिक मानसिकता का एक साफ उदाहरण है, जहां कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने को पर्यावरण के संतुलन के ऊपर रखा गया। संक्षेप में कहें तो औपनिवेशिक सिंचाई प्रणाली एक बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसके दोहरे मकसद थे। आर्थिक लाभ कमाना और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना। हाँ, इसने सिंचित इलाकों में अकाल की तीव्रता को निश्चित रूप से कम किया, खेती का दायरा बढ़ाया और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को एक नया रूप दिया। ये इसकी तकनीकी उपलब्धि थी। लेकिन ये उपलब्धियां एक बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत पर आईं। इसने पानी के बंटवारे को लेकर सामाजिक असमानताओं को और गहरा किया, हमारे पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसे हम आज भी जूझ रहे हैं। और ग्रामीण भारत को वैश्विक बाजारों और राज्य के नियंत्रण के जाल में और भी मजबूती से बांध दिया। बिल्कुल, इसकी विरासत वाकई बहुत उलझी हुई है। ये तकनीकी कामयाबी है, आर्थिक लालच और खेती में आए बड़े बदलावों की एक मिलीजुली कहानी है, जिसका असर भारत की जल नीति पर आज भी बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, आज भी। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। ये सोचना दिलचस्प है कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था कैसे अनजाने में समाज के पूरे ताने बाने को बदल सकती है। और ये विरासत आज भी भारत की जल राजनीति, किसानों की समस्याओं और कृषि से जुड़ी चुनौतियों में किस तरह जिंदा है।